हाय एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के आईआईटी सेंटर पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल। सॉइल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा सब कुछ मिट्टी से ही तो पैदा होता है ना। तो ये वाली बात हो जाती है। तो ध्यान से समझो, क्योंकि जो हमारा भारत का लैंड मास है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो भी है, उसमें मिट्टी को, सॉइल को, मृदा को अलग से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेज़र्ट हो गए या बर्फीले इलाके हो गए, वो भी ज़मीनी क्षेत्र में माने जाते हैं, बट उनके अंदर मिट्टी वाली काबिलियत नहीं है ना? सॉइल की बात अलग हो जाती है। जब भी हम सॉइल के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं मिनरल्स की। जब भी हम मिट्टी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं एबिलिटी ऑफ वाटर रिटेंशन की, क्रॉप्स की, एग्रीकल्चर की, ये वाली बात हो जाती है। तो इसलिए सॉइल को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। पीछे डेफिनेशंस दिख रही होगी, नोट्स में लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक बार पढ़ देते हैं, क्या? चलो पढ़ ही देते हैं। Soil is an essential natural resource that sustains life on earth. It forms through the weathering of rocks and organic matter over long periods. बिल्कुल सही। Consisting of minerals, organic material, water and air. This complex mixture supports plant growth, directly influencing agriculture and ecosystem worldwide. क्या तात्पर्य है इसका? क्या बताता है? इसका तात्पर्य ये है कि जो मिट्टी है वो बनती कैसे? मिट्टी ऐसे बनती है जैसे मान के चलिए पहाड़ में, बहुत पहाड़ से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल नॉर्थ साइड से। वहाँ से एक चट्टान है, वो लुढ़कती हुई आई, ठीक है, नदी के साथ आई, ये खुद आई, वो धीरे-धीरे धूल मिट्टी बन जाती है। उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो मिट्टी में मिलते हैं, वो ज़मीन में मिलता है, तो मिट्टी पैदा होती है। ऐसे जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ भी रेत पत्थर लेके आती हैं, तो उधर भी मिट्टी बनती है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें डिकम्पोज़ हो जाती हैं, कोई डेड बॉडी है ना? कोई जानवर मर गया या प्लांट वेस्ट है, तो वो डिकम्पोज़ होकर ज़मीन में ही तो चला जाता है। तो यहाँ पर हम सॉइल फॉर्मेशन समझते हैं, यहाँ पर सॉइल बनती है। और फिर ये क्या काम करती है? भई इस पे जो भी पौधा उगेगा वो बेहतरीन उगेगा, ठीक है? क्योंकि ऑफ़ कोर्स जिस भी तरह से या जिन भी तरीकों से मिट्टी बनती है, उससे मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह सब होते हैं। अब चीज़ें होती क्या हैं? प्लांट फिर आराम से उगता है ना? अच्छे से ग्रो करता है। यार ये चैप्टर में पढ़ा ही होगा इतना तो, ठीक है? 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? खैर, चीज़ें समझते हैं और यही है कि मिट्टी जो होती है, सॉइल, वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं फुल्ली। ऑफ़ कोर्स करेगी, क्योंकि उसी के ऊपर ही पेड़-पौधे उग रहे हैं और पेड़-पौधे हमारे इकोसिस्टम से तो अलग है नहीं। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। एक सॉइल जो होती है वो रिन्यूएबल रिसोर्स तुम मान सकते हो अगर उसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो। क्योंकि मैंने जब पिछली वीडियो में था तो मैंने ये बात बताई थी कि जब भी खेती की जाती है तो हर 5 साल में उसको छोड़ दिया जाता है मिट्टी को, उस पर कोई खेती-वेती नहीं करते। इसलिए नहीं करते ताकि 5 साल बाद वो अपने न्यूट्रिएंट्स वापस से रिकवर कर ले। तो देखा जाए तो सॉइल भी एज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ की तरह ही काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो लिखा भी है हेल्दी सॉइल अंडरपिन्स फूड प्रोडक्शन, बिल्कुल सही, वाटर फिल्ट्रेशन, बायोडायवर्सिटी, मेकिंग इट वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस, बिल्कुल सही। जिस तरह की मिट्टी होती है उसी तरीके के पेड़-पौधे होते हैं। जिस तरह के पेड़-पौधे होते हैं उसी तरह का वातावरण होता है। जिस तरह का वातावरण होता है उसी प्रकार के जीव-जंतु पनपते हैं। और जिस तरह के जीव-जंतु पनपते हैं फिर उस तरीके से हमारी पृथ्वी बिल्ड होती है ना, चीज़ें बनती हैं। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है? मिट्टी पे नुकसान तो मतलब सब सब खत्म। खैर, अब चीज़ें ध्यान से समझते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, इंडिया के बारे में ही जान रहे हैं, ठीक है? इंडिया की ज्योग्राफी समझ रहे हैं तो इंडिया के बारे में देखते हैं कि हमारे पास जो सॉइल है वो इंडिया में कितने प्रकार की होती है। तो इंडिया में सबसे अच्छी बात ये है, जैसे मैंने पहली वीडियो में ही ये बात बताई थी कि हम जैसे-जैसे भारत में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे हर क्षेत्र का मौसम बदलता जाता है। अब जैसे-जैसे मौसम बदलता जाएगा तो चीज़ें क्या होंगी? जब मौसम बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, है ना? वेदर बदलेगा, क्लाइमेट जो भी आप कहते हैं, ठीक है? तो वैसे-वैसे मिट्टी का टेक्सचर भी बदलता है और मिट्टी का टेक्सचर बदलने में सबसे मज़े की बात ये हो जाती है कि जितनी तरह की मिट्टी हैं, अगर 10 प्रकार की मिट्टी हैं, 10 प्रकार की मृदा है, 10 प्रकार की सॉइल है, 10 प्रकार की खेती होगी फिर, है ना? और यही कारण है कि हमारे इंडिया में ना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स फूड भी देखने को मिल जाता है। हर क्षेत्र का अपना अलग खाना है। कारण कारण क्या है? हर क्षेत्र का अलग मौसम है, हर क्षेत्र की अलग मिट्टी है, अलग मिट्टी से अलग खाना बनता है। हर देश में ये नहीं होता, भारत में होता है। मस्ट बी यू शुड प्राउड ऑन योरसेल्फ, आपको गर्व होना चाहिए इस बात पर। इंग्लिश थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, छोड़ो जाने दो। एल्यूवियल सॉइल की बात करते हैं। एल्यूवियल सॉइल इज मोस्ट वाइडस्प्रेड एंड फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, फॉर्म्ड बाय रिवर डिपॉजिट्स। अब मैं पहले अपनी भाषा में बता देता हूँ, फिर ये इसका समझते हैं। देखो भाई, एल्यूवियल सॉइल जो होती है,
काफ़ी ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में देखा जाए तो, ठीक है? क्योंकि डेक्कन प्लेटियो के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देख लेते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई पाई जाती है तो एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। क्यों? सबसे बड़ी नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में बहती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है? ऑफ कोर्स नॉर्थ इंडिया से होती हुई, नॉर्थ ईस्ट से होती हुई नदी आती है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी, रेत, पत्थर सब आते हैं। अब जिस भी जगह से वो निकलती है, वो वहाँ पर किनारे पर उसे इकट्ठा कर दिए जाते हैं, ठीक है? और जैसे वो इकट्ठे होते जाते हैं, वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर लगता जाता है, धीरे-धीरे फ्लैट हो जाती है, तो एक फर्टाइल सॉइल वहाँ पर डेवलप होती है। फिर वहाँ पर हम खेती करते हैं, आपने देखा होगा हमारे जितने भी खेत खलियान हैं, कोशिश किया जाता है कि नदियों के पास ही हों। 2 बातें हो जाती हैं इस बात के कारण कि पहला तो उस नदी के पास मिट्टी फर्टाइल मिलेगी, फिर दूसरी बात इरिगेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो नदियों के पास ही खेती की जाती है। ये बात है। तो एल्यूवियल सॉइल ऐसी सॉइल है जो नदियों के, रिवर्स के डिपॉज़िट्स जो भी वो साथ में मिट्टी, रेत जो भी ला रहे हैं, मिट्टी जो भी ला रही है, रेत, पत्थर, कंकड़, है ना? स्लिट कहते हैं आप लोग, तो ये सब नदी के किनारे लगता जाता है और एल्यूवियल सॉइल वहाँ पर फॉर्म हो जाती है, ठीक है? अब थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भई? इसके अंदर पोटाश, फास्फोरिक एसिड, लाइमस्टोन है, लाइम वाटर, मतलब कैल्शियम से कनेक्शन है। ऑर्गेनिक मैटर, तो ये जो होता है, ये इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटाश होता है, बहुत ज़्यादा फास्फोरिक एसिड होता है, बहुत ज़्यादा लाइम होता है। लाइम लाइम वाटर को वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहता है, बट वो तो साइंस वाला फील्ड हो गया, इधर देख लेते हैं। तो ये सब ना मिट्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इससे क्या होता है कि क्रॉप्स अच्छे से उगती हैं फिर, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। और यहाँ पर किस तरह की फसलें उगती हैं इस मिट्टी पर? गेहूँ, व्हीट, राइस, शुगरकेन और जूट। जूट पता ही है, जूट के बोरे, शुगरकेन गन्ना, तो इनकी खेती उगती है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो जो गन्ने की खेती है वो उत्तर प्रदेश की तरफ काफ़ी ज़्यादा की जाती है। कारण क्या है? क्योंकि गंगा नदी बहती है वहाँ पर और बहुत लार्ज स्केल पर बहती है। और जब गंगा नदी, है ना, गंगा माता उस क्षेत्र से जब बहेंगी, तो होता क्या है कि वहाँ के किनारों पर जो मिट्टी होती है वो एल्यूवियल होती है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। तो गन्ने की खेती हो गई या गेहूँ की खेती की वहाँ पर अच्छे से हो जाती है। पंजाब, हरियाणा का भी सेम सीन है। अब ब्लैक सॉइल के बारे में समझते हैं। भाई साहब, ब्लैक सॉइल से पहले कॉटन के बारे में समझो कि जो हम शौक से कपड़े पहनते हैं वो। मैं एक शो देख रहा था तो मैंने उसके बारे में, कॉटन के बारे में काफ़ी कुछ समझा था, ठीक है? तो किस्मत से वो शो मिल भी गया था मुझे टीवी पे। तो वो सीन है क्या कि कॉटन को हम एक थ्रस्टी क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्टी। थ्रस्टी की स्पेलिंग सही है? समझ जा यार, ठीक है? थ्रस्टी क्रॉप बोलते हैं। थ्रस्टी मतलब बहुत ही ज़्यादा, है ना, पानी की डिमांड होती है कॉटन को। क्योंकि जो कॉटन होता है, 1 किलो कॉटन फाइबर को उगाने में हमें लगभग 20,000 लीटर पानी चाहिए होता है। और यकीन मानो, कॉटन को ऐसा कहते हैं कि जिस ज़मीन पे ये उगाई गई वो ज़मीन बंजर हो जानी है अगर आस-पास कोई वाटर रिसोर्स नहीं हो तो। तो 20,000 लीटर पानी चाहिए होता है 1 किलोग्राम फाइबर को उगाने में। दैट्स व्हाई ब्लैक सॉइल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होती है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होती है, काफ़ी ज़्यादा एबल होती है, बहुत काबिल होती है कॉटन को उगाने में। इधर लिखा भी है, ब्लैक सॉइल इज़ एन आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन फाउंड अक्रॉस द डेक्कन प्लेटियो रीजन सच एज़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो सीन क्या है कि ब्लैक सॉइल में वाटर रिटेंशन की जो एबिलिटी है वो बाकी मिट्टियों से ज़्यादा होती है, वो पानी को अपने अंदर रोक सकती है। दैट्स व्हाई कॉटन इसी पे उगता है। इस दिमाग में एल्यूवियल पे क्यों नहीं उगाते, वो तो नदियों के पास ही मिलती है ना, आना भी चाहिए, मेरे भी दिमाग में यही आया था। मेन बात ये नहीं है कि पानी के पास है या नहीं, मेन बात ये है खुद के अंदर इतनी ताकत है कि वाटर अपने अंदर रिटेन कर सके, तो वो एल्यूवियल में नहीं, ब्लैक सॉइल में होती है। इसके अंदर ह्यूमस बनी रहती है, इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, ठीक है? इससे क्या होता है कि कॉटन की खेती अच्छे से हो पाती है ब्लैक सॉइल पर। कहाँ मिलती है? डेक्कन प्लेटियो। डेक्कन प्लेटियो पता ही है, नहीं पता तो हम बता देते हैं, ठीक है? इंडिया में नीचे की तरफ आ जाइए, ठीक है, साउथ की तरफ, तो वो डेक्कन ही है। डेक्कन को हिंदी में बोले तो दक्कन, ठीक है? चलो, नहीं पता? तानाजी मूवी नहीं देखी अजय देवगन की? तो औरंगज़ेब जब बोल रहा होता है कि भई मैंने उत्तर भारत की राजधानी तो क्या बना ली है? दिल्ली बना ली है, और दक्षिण भारत की राजधानी मतलब दक्कन की राजधानी में कोंढाना बनाना चाहता हूँ। तो दक्कन का मतलब
इंडिया के साउदर्न पार्ट से है, ठीक है। तो ये सीन था। फिर तो उदय भानु तानाजी की लड़ाई हम अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये इन जगह पर मिट्टी मिलती है, ठीक है। ये इन जगह पर मिट्टी मिल जाती है। ये क्ले सॉइल होती है। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी टाइप। इससे ये हो जाता है कि चिकनी मिट्टी पे अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर बहुत भरा बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। कारण यही होता है कि हम क्ले के अंदर मॉइस्चर देखने को मिलता है, और ब्लैक सॉइल में भी सेम सीन यही है। और इसके अंदर आयरन होता है, लाइम होता है, ठीक है। आयरन, लाइम, कैल्शियम, ठीक है। अब दूसरी बात ये हो जाती है कि ब्लैक सॉइल में थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर इसे पानी नहीं मिला तो इसके अंदर क्रैक उभर आते हैं, दरारें आ जाती हैं, ठीक है। दरारें आनी नहीं चाहिए, नहीं आने नहीं देनी है आपको। अगर आप खेती करते हो तो कोशिश कीजिए कि उसमें दरारें ना आए, उसे पानी की सप्लाई लगातार मिलती रहे। क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर उस पर दरार आ गई और उसके बाद तुमने पानी फेंका, फिर मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, फिर खेती करने में और मुश्किल होगी, ठीक है। मगर मैं कृषि दर्शन क्यों दे रहा हूँ, लेकिन पता होना चाहिए, बुक में भी लिखा है ऐसा। तो ये वाली चीज़ है। समझ में आई बात? तो ये समझने वाली बात है कि ड्राई अप होने पे उसमें क्रैक आ जाएँगे, और इस पे पानी, और क्रैक होने के बाद अगर पानी डाला उस पे, पानी फेंका, तो स्टिकी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, तो फिर मज़ेदारी नहीं है। इसलिए कोशिश की जाती है कि ब्लैक सॉइल को पानी की कमी कभी ना ही हो। अभी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक सॉइल समझा, एल्यूवियल सॉइल समझा। एल्यूवियल सॉइल कहाँ-कहाँ मिलती है देख लेते हैं। इंडो गैंगटिक प्लेन्स, गंगा के किनारे। अब गंगा नदी जिन-जिन राज्यों से जाती है आप अच्छे से जानते हैं। नहीं जानते तो हम बता देते हैं, यूपी से जाती है, और खुद देख लो। फिर ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र नदी के आस-पास मिल जाती है ना? कारण ये है, थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ। यार 9th नहीं पढ़े तो क्या? ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, पार्ट 2, ये समझो। पार्ट 2, रेड सॉइल समझिए। रेड सॉइल पहले हम पढ़ देते हैं, फिर समझते हैं। Formed from crystalline igneous rocks, red soil appears mainly in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra, and Odisha. It is porous and friable but deficient in nitrogen, humus, and phosphoric acid. This soil suits crops like millets, groundnut, pulses, and tobacco. सीन क्या होता है? ये igneous rocks होते हैं, ठीक है। igneous rocks मतलब पता है ना, ज्वालामुखी जब फटता है देन उसके थ्रू बनने वाले मिट्टी है ये। और कहाँ देखने को मिलती है? ये मिलते हैं तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में। और इसके अंदर वैसे तो मिट्टी के अंदर काफ़ी सारी है, न्यूट्रिशन भी होते हैं, बट नाइट्रोजन की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, फॉस्फोरिक एसिड की कमी होती है, जिसके चलते हम फूड क्रॉप्स नहीं उगाते। इस पे कैश क्रॉप्स उगाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फूड क्रॉप्स उगाते हैं कम, जैसे कि मिलेट्स हो गए, उसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए। मिलेट्स, बाजरा, है ना, ग्राउंडनट, पल्सेस, टोबैको, टोबैको भी को भी कुछ ज़्यादा मॉइस्चर या पानी नहीं चाहिए होता, तो इससे ये उग जाती है। और हाँ, ब्लैक सॉइल भी ऐसे ही आती है कि जैसे मान के चलो एक ज्वालामुखी फटी, देन उसके बाद लावा निकला, फिर वो ठंडा पड़ा, देन ठीक है। आगे बढ़ो यार। लेटराइट सॉइल की बात करें, फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल जोन्स सच एज वेस्टर्न घाट्स, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। भाई ये ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन रेनफॉल भी हाई है। होती है ना वो वाली बारिश जिसमें बारिश तो हो रही है, गर्मी भी लग रही है, वो वाली बात है, ठीक है। केरला में, तमिलनाडु में, साउथ इंडिया की तरफ ये वाली सॉइल मिलती है। इस सॉइल के अंदर आयरन, एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा होता है, बट फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग एंड सपोर्ट्स क्रॉप्स लाइक कैश्यू, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अच्छा, तो फिर तो इसे असम में भी मिलना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो होते क्या है कि इससे हम खेती कम और ईंटें ज़्यादा बनाते हैं, और अगर कुछ खेती करते हैं तो काजू उगा लिए, कॉफ़ी उगा ली, चाय उगा ली, बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर फर्टिलिटी कम है, मैंने बताया, आयरन ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है। तो हम ऐसे ही इसी तरह की खेती उगाते हैं, या इसी की तरह की फसलें उगाते हैं जिसमें बाकी न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा दिक्कत ना पड़े, या उनकी ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। जैसे इसमें नाइट्रोजन नहीं था, कम है होती है, मतलब नाइट्रोजन होता है बट कम होती है, बट फिर उसी हिसाब से हम देखते हैं। इसमें ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर नहीं रोक पाएगी, तो उसी हिसाब से या उसी तरीके की फसलें उगाइए, फिर उगवाइए उससे।
जो उगा सकती है। खैर अब आगे बढ़ जाओ, वरना यहीं पे खेती करनी शुरू कर लेंगे। हाँ भाई, अब थोड़ा चीज़ें समझ ले। मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा तरह की मिट्टियाँ हैं, जिससे हमारे पास एक एडवांटेज आ जाता है कि हम काफ़ी सारी तरह की फसलें उगा सकते हैं। बट किंतु परंतु चीज़ें हैं क्या? चीज़ें ये हैं, ये हरकत, ये थ्रेट है। थ्रेट तब नहीं है जब नेचुरली सॉइल इरोजन हो। यकीन मानिए, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है बता दूँ? पता है? मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। सॉइल फॉर्मेशन ऐसे ही होता है कि जब कोई बहुत बड़ी चट्टान, है ना? जब कोई नदी बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को या चट्टानों को लेकर आती है, तो वो घिस-घिस कर मिट्टियाँ बना देते हैं, ठीक है? कोई भी ऑर्गेनिक मैटर वेस्ट हुआ, ठीक है? वो मिट्टी के खुद ही अपने आप ही मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि उसके पार्टिकल्स हवा में तो उड़ेंगे नहीं, कहाँ जाएँगे? ज़मीन के नीचे जाएँगे, ज़मीन के अंदर ही जाएँगे। तो इस तरीके से मिट्टी बनती है। सॉइल फॉर्मेशन कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी बता दिया, वरना कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन, ये जो 2 चीज़ें हैं ना बेटा, ये दोनों बैलेंस्ड रखता है हमारा नेचर साथ में। मज़े की बात ये है कि अगर किसी जगह पर सॉइल इरोजन ही नहीं हो रहा, ठीक है? वहाँ पर पानी ही नहीं आ रहा, ठीक है? वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं हो रहा, मान के चलो, तो वहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत क्या है? सॉइल फॉर्मेशन ही होता रहेगा फिर। और आपको अगर पता है, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत मतलब अगर आप केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखते हो, तो आपको ये बात पता होगी कि हमारे ये जितने भी माउंटेन्स हैं, मैं हिमालयाज़ की बात नहीं कर रहा, मैं अरावली की बात कर रहा हूँ। अरावली जो माउंटेन्स हैं, वो ऐसे ही मिट्टी के ढेर पे की वजह से बने हैं। सॉइल इरोजन का कम होना, सॉइल फॉर्मेशन का ज़्यादा होना, पहाड़ों को, पठारों को जन्म देता है, प्लेट्यूज़ को जन्म देता है। होता क्या है कि एक लेयर बन जाएगी, वो वक़्त के साथ कठोर हो जाएगी क्योंकि आपने उसका इरोजन नहीं करा। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं? खेत देखे हैं आपने, अगर खेत में खुदाई ना की जाए, है ना? उस खेत को मतलब क्या, प्लो ना किया जाए, उस पर हल ना चलाया जाए, तो मिट्टी खुद सख्त हो जाती है ना? वही सीन इसके साथ होता है कि ये जो होते हैं, नीचे वाली लेयर बिल्कुल कठोर हो जाएगी, एकदम हार्ड। इसके ऊपर फिर एक और बन जाती है। अगर इरोजन नहीं हो रहा, एक और, ये बनते जाता है। फिर ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है? हमारे पठार, हमारे पहाड़, हिमालयाज़ पर्वतमाला कैसे बनी वो तो उनका तो केस अलग है, लेकिन बाकी के जो छोटे-छोटे पहाड़ हैं, वो ऐसे नहीं बना है, वो ऐसे ही बना है। सॉइल फॉर्मेशन होता गया और वो बनते गए, सॉइल फॉर्मेशन होता गया, वो बनते गए। सॉइल इरोजन होना भी ज़रूरी है, मगर तब जब नेचर करे। सॉइल फॉर्मेशन तो ज़रूरी है ही। अब सीन होता क्या है कि बेटा जब किसी जगह पर सॉइल इरोजन होता है तो कैसे करती है मिट्टी? नदियाँ आएँगी, बारिश होगी, हो जाता है, ठीक है? बारिश होती है, उस मिट्टी पर पानी पड़ता है, तो मिट्टी में कटाव आता है और जब कटाव आता है तो मिट्टी की में दरारें आती हैं, जब दरारें आती हैं तो हवा अंदर-बाहर जाने का, है ना? और पानी अंदर-बाहर जाने की जगह बनती है, हवा पास होती है अंदर तक, तो चीज़ें ये हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है, ठीक है? सॉइल इरोजन बढ़िया है, कब? जब नेचर करे। लेकिन जब हम कलाकारी दिखाने लगते हैं, समस्या वहाँ आ जाती है। डेफिनेशन समझते हैं। सॉइल इरोजन रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉपसॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड वाटर। मेजर कॉजेज इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फॉल्टी फार्मिंग मेथड्स व्हिच डिस्टर्ब सॉइल इंटीग्रिटी। क्या होता है? सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल की, मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर जो फर्टाइल है उसका उड़ जाना या उड़ा दिया जाना बाय नेचुरल फोर्सेस, बाय वाटर और विंड। पानी हटाएगा या हवा हटाएगी अपने हिसाब से। लेकिन हमने ये चीज़ ज़्यादा देखी, सॉइल इरोजन हमने ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जब हमने हरकतें करनी शुरू करी। डिफ़ॉरेस्टेशन, नेचर तो नहीं करता, हम ही करते हैं। ओवरग्रेज़िंग, फॉल्टी फार्मिंग का मतलब ये होता है ठीक तरीके से समझदारी से खेती नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ से सॉइल इरोजन का सीन होता है। समझे अभी? अब टाइप्स एंड इम्पैक्ट समझिए। कॉमन इरोजन टाइप्स आर गली, शीट्स एंड विंड इरोजन। दिस लेड टू फर्टाइल लॉस, रिड्यूस्ड क्रॉप, आप पढ़ लो, crop yields and long-term land degradation. For example, deforestation in Himalayan region has significantly increased erosion rates। हम ऐसे ही बता देते हैं कि देखिए वैसे तो गली, शीट्स, विंड इरोजन होते हैं, सॉइल इरोजन में ऐसे बता देता हूँ। गली इरोजन वो है जैसे मान के चलो बारिश हुई, तो आपको ये बात तो पता होगी कि पानी अपना जगह खुद बना लेता है कि उसे किस तरीके से स्लोप से होते हुए नीचे की तरफ जाना है।
पानी एक जगह पर ठहरता नहीं है, अगर उसे जगह मिल रही है वो निकल जाएगा। तो वो जो उसे जगह मिली है, तो वो जगह वो ऐसी दरारें बनाता हुआ जाएगा फिर। ये गली इरोजन है। शीट इरोजन क्या होता है? जब कोई नदी पत्थरों को चीरती हुई अपनी जगह खुद बनाती हुई निकलती है। ठीक है? एक जगह से नदी बहती जा रही है, तो वहाँ की मिट्टी में कटाव हो जाता है, तो उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। विंड इरोजन का मतलब क्या है? विंड इरोजन जब हवा टॉप सॉइल को हटा दे या उड़ा दे, तो ये है। हिमालयन रीजन में नॉर्थ की साइड काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन हुआ। डिफ़ॉरेस्टेशन जब हुआ, जंगल काटे गए, तो हमें सॉइल इरोजन तो दिखा ही, साथ में दिखी हमें लैंडस्लाइड, साथ में दिखे हमें भूकंप भी। ठीक है? क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ अपनी जड़ों से, ये हमने चौथी कक्षा में पढ़ा था कि जो पेड़ होते हैं ना, वो अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधे रखते हैं। जब पेड़ काट दिया, मिट्टी तो गई फिर। अच्छा, मिट्टी का आपको पता है हिमालयन रीजन कैसा है? बारिश होती रहती है, और जब बारिश होगी तो मिट्टी की जकड़ कम होगी ज़मीन पर, तो लैंडस्लाइड होगी, फिर तो ज़मीन की ज़मीन जाएगी, फिर तो पहाड़ भी उतर के आएगा नीचे। वो नहीं है। ठीक है? चौथी कक्षा में पढ़ाया था, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है लोगों का, जो ये काम कर रहे हैं उल्टे-सीधे। आप नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, आई विश कि आगे चल के आप अपने साथ अपने नेचर का भी ध्यान रखोगे। हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं। सॉइल इरोजन इन इंडिया कहाँ-कहाँ हुए हैं, ये देख लीजिए। चंबल वैली, चंबल जगह है एंड चंबल के डाको बहुत फेमस है। चंबल में डिफ़ॉरेस्टेशन हुआ, गली इरोजन हुआ। हमारे पास जिस ज़मीन पे हम खेती कर सकते थे, वो ज़मीन गई। राजस्थान में भी हुआ, ओवरग्रेजिंग हुई, वहाँ का मौसम बदला, वहाँ पे तो चीज़ें खैर नेचुरली होती ही रहती हैं। वहाँ पर विंड इरोजन होता है, ऑफ कोर्स विंड इरोजन होगा। डेज़र्टिफ़िकेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, और डेज़र्टिफ़िकेशन पता ही है कि वो जगह फिर रेगिस्तान में तब्दील। वैसे रेगिस्तान तो वहाँ पे बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वहाँ पर भी पेड़ों का ध्यान नहीं रखा गया, तो बाकी बची-खुची जगह जो रेगिस्तान नहीं बनी है अभी तक, वो भी बन जाएँगी। मैं खुद उस जगह से हूँ, तो ज़्यादा चिंता रहती है। हिमालयन रीजन, हिमालय का जो रीजन है हिमालय की तरफ का, वहाँ पर डिफ़ॉरेस्टेशन ज़्यादा होना, पेड़ की कटाई ज़्यादा होना, पता है डिफ़ॉरेस्टेशन, पेड़ की कटाई ज़्यादा होना, एग्रीकल्चर अच्छे से ना करना, समझदारी से ना करना, फिर किसे? शीट इरोज़न को, आपको शीट इरोज़न होगा, वहाँ पे नदियाँ काफ़ी सारी हैं, पता ही है हिमालय की तरफ। लैंडस्लाइड हुआ, बताया था, और हमने टॉप सॉइल लॉस हुआ, टॉप सॉइल का, लॉस ऑफ टॉप सॉइल। आगे बढ़ते हैं। केरला कोस्ट, वहाँ पे सी वेव्स, फिर कोस्टल इरोज़न, समुद्र के पास जगह है केरला, तो वहाँ के जो समुंदर हैं, उससे भी सॉइल हुई। बट वो तो नेचुरली हो रही है सी वेव से, वो रिकवर भी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? ऐसा ये होता है कि जो लोग उस किनारे रहते हैं, उन्हें थोड़ी समस्या हो जाती है। बट कोई नहीं, आगे बढ़ो। नहीं, वैसे समस्या वाली बात तो है, होनी नहीं चाहिए। कोई नहीं, आगे बढ़ो जाओ। अब सॉइल कंज़र्वेशन कैसे कर सकते हो? सॉइल कंज़र्वेशन, पहला, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, इट इज़ एफ़ॉरेस्टेशन, पेड़ उगाइए, पेड़ उगाइए, उगाइए। प्लांटिंग ट्रीज़ रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय स्टेबलाइजिंग द सॉइल विथ रूट्स एंड शील्डिंग इट फ्रॉम विंड एंड रेन इम्पैक्ट। बताया था कि जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होते हैं, तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी में पकड़ बना के रखते हैं। इससे क्या हो जाता है कि सॉइल इरोजन की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। चौथी कक्षा में पढ़ा था, अभी तक याद है। कंटूर प्लॉइंग, हाँ, बिल्कुल ये समझिए। भई इसका मतलब होता है कि आप सन वाटर रन रूफ, मतलब कि आप इस तरीके से खेती कीजिए ताकि आपकी जो मिट्टी है वो पानी को बचा सके, पानी को रिटेन कर सके। इससे लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन होने की संभावनाएँ कम हो जाएँगी। मैं डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। वैसे शायद ये भी कंटूर प्लॉइंग ही है, या टेरेस फार्मिंग। ये देखिए, ये रही कंटूर प्लॉइंग है बहुत सारी, इस तरीके से देख लो। ठीक है? तो इस तरीके से जब आप खेती करते हैं, स्लोप पर खेती करते हैं, तो पानी ठहरता है मिट्टी के अंदर, डेवलपमेंट अच्छा होता है क्रॉप का। ठीक है? तो ये है, समझदारी दिखाइए। टेरेस फार्मिंग, पता ही है, हिल स्लाइड्स के ऊपर इस तरीके से खेती करना एकदम अच्छे मैनर में। ठीक है? अंधाधुंध खेती नहीं की जाती। तो टेरेस फार्मिंग, इससे क्या होता है कि इससे ना कि केवल पानी की वजह से सॉइल इरोजन होता है, बल्कि फर्टिलिटी भी बनी रहती है। ठीक है? मतलब सॉइल इरोजन कम होता है।
फिर आते हैं शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होती है? ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है, मतलब कि पेड़ इतने सारे उगा दो अपने चारों तरफ एरिया में, ठीक है? कि जो विंड आए, तो विंड स्पीड में एक बैरियर का काम करे। जब बैरियर का काम करेगा तो विंड इरोजन होने में भी दिक्कत होगी फिर, ठीक है? विंड इरोजन नहीं होगा, इससे मिट्टी आपकी और बच जाएगी। तो ये कुछ 4-5 तरीके होते हैं, है ना? ये चीज़ एग्ज़ाम में लिखने की तो है ही, बट समझने वाली है। जब चीज़ें आप अच्छे से समझोगे, लिख भी पाओगे और शायद आने वाले वक़्त में आप अपने नेचर को प्रिज़र्व भी कर सको, ठीक है? ये खाली पढ़ाया ज़रूर जा रहा है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि केवल एग्ज़ाम में लिखो और छुट्टी। ये बहुत सीरियस इश्यू है, ठीक है? बहुत ध्यान देने वाली बात है। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ो। हुँ, वैसे इंडिया में क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल करा ही होगा कि इंडिया में कुछ मिशंस हैं। हाँ, हैं। मिट्टी को बचाने का खाली हम ही सोच रहे हैं क्या? इन लोगों ने भी सोची है। इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लाइक हरियाली फोकस एंड मैनेजिंग वाटर and soil resources together within watersheds for sustainable productivity. National Mission for Sustainable Agriculture, Soil and Water Conservation under मनरेगा, ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फार्मिंग के कुछ मिशंस हैं जो इंडिया ने प्रैक्टिस किए थे। पढ़िएगा एक बार, ये हम ही बता दें, तो ऐसे ही बता देते हैं कि देखो भई हरियाली जो फ़ोकस है, हरियाली जो मिशन है उसमें ये फ़ोकस किया जाता है कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप अपने वाटर को, मतलब कि सिंचाई के पानी को बचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अंधाधुंध सिंचाई ना की जाए, ठीक है? सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि आप पानी को इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि वो आपको, मतलब वाटर वेस्ट ना हो, हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। ये क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बिल्कुल ये तो एक मिशन है, कारण ये है जैसे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया था, तो कोशिश की जाती है इसमें भी कि आप जो एग्रीकल्चर, आप जो खेती कर रहे हैं, कि कोशिश की जाए कि आप सस्टेनेबल तरीके से करें कि आपके रिसोर्सेज़ या तो कम लगे या फिर खत्म ही ना हो, ठीक है? ऐसे ही मनरेगा और ऑर्गेनिक सस्टेनेबल फार्मिंग भी इसी तरीके से है, ठीक है? खैर कभी पूछे तो नाम बताइएगा ज़रूर, ठीक है? ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल कि केमिकल यूज़ कम कीजिए, पता ही है क्योंकि जब केमिकल यूज़ ज़्यादा होता है तो मिट्टी अपनी फर्टिलिटी खोती है, ठीक है? 10th में हैं आप, सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो पीएच समझे होंगे आप, समझे हैं? नहीं समझे तो हम बता देते हैं। पीएच में क्या होता है कि अगर मिट्टी का जो पीएच होता है, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं, शायद अगर 6 से नीचे चला जाए तो बहुत एसिडिक हो जाती है, और मेबी 8 से ऊपर चला जाए तो बहुत बेसिक हो जाती है। तो उसका पीएच ना, मतलब मिला-जुला के बात ये है कि पीएच बना के रखना होता है मिट्टी का। लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो बेटा पीएच बिगड़ जाता है फिर। जब पीएच बिगड़ता है तो हमें पता ही ना, मिट्टी के नीचे एक लाइफ़ चलती है, वो खराब होती है, फिर होती है, फिर खराब होती है और क्या, खत्म फिर तो मामला। यही हो जाता है। तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो वन टाइम तो आपको फसल मिल जाएगी, लेकिन भूल जाओगे अगली बार कुछ मिलने वाला है। ये वाली बात हो जाती है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। ये कंक्लूज़न यही है, जितना भी है, कि भई मिट्टी के बारे में पढ़ा, इतनी सारी मैंने बताया था डाइवर्स सॉइल टाइप है। ओके, हमारे पास काफ़ी सारे तरह की मिट्टियाँ हैं, और जब बहुत सारी मिट्टी हैं तो बहुत सारी खेती हैं। अब बात ये हो जाती है ना, जब आपको बहुत सारे रिसोर्सेज़ मिल जाते हैं तो सर आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है ना? तो अब जब आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इतने सारे सारे रिसोर्सेज़ होंगे, मतलब इतने तरह की मिट्टी होंगी, इतनी तरह की सॉइल होंगी, तो सॉइल इरोज़न का भी सीन होगा, तो उसका ध्यान रखने का भी काम किसका? हमारा ही है, ठीक है? तो बात ये है कि आप सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कीजिए, कि मतलब कोशिश कीजिए कि आप ऐसे प्रोग्राम्स चलाइए या कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाइए कि आपका ज़मीन, आपकी जो ज़मीन है, आपका की जो मृदा है, वो कम से कम खराब, तो कोशिश कीजिए कि खराब ना ही हो, है ना? तो यही अवेयरनेस प्रमोट करना, तो कंक्लूज़न यही है कि मिला-जुला के इतना जो आपने पढ़ा, कि कोशिश कीजिए कि जो मृदा है, उसका नुकसान कम से कम हो। हम क्या कर सकते हैं? तुम क्या कर सकते हो एज़ एन स्टूडेंट, है ना? कि सर हम तो किसान नहीं, हम क्या ही करेंगे? सर आप कुछ मत कीजिए, एटलीस्ट पार्कों में, है ना? ओके? झीलों में, नदियों में, वाटर बॉडीज़ में एटलीस्ट आप कूड़ा मत फेंकिए, ठीक है? ठीक है? अगर आप साफ़ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो कुछ खराब भी मत करना, ये कह सकते हैं बस, ठीक है? और कुछ नहीं, ठीक है? ऑफ़ कोर्स आने वाला फ्यूचर है, हाँ, तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती है। तो इंडिया इज़ कमिटेड टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टारगेटिंग लैंड प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस।
research into climate resilient soil management techniques is ongoing to ensure food security and environmental sustainability. Of course इंडिया लगातार काम कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, कि कैसे भी करके जो ज़मीन है, जो मौसम है, क्लाइमेट चेंज पर काम किया जा सके। लेकिन केवल क्या उनके काम करने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अवेयरनेस हमारे अंदर भी होनी चाहिए, हमें भी पता होना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम कुछ अच्छा नहीं करते, तो नेचर के साथ कुछ बुरा भी ना करें, ठीक है? गंदगी मत फैलाइए, इतना तो कर ही सकते हो बस, ठीक है? खैर, आज के लिए बस इतना ही। सॉइल हमने समझा, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, किस काम में आती हैं, फसलें वगैरह जानी, उनसे हो उनमें जो दिक्कत है सॉइल इरोजन वगैरह समझा, ठीक है? कंज़र्वेशन समझी और असल में समझी हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। तो चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है, इसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन से भी नोट्स ले लेना, ठीक है? बहुत सारी नॉलेज लीजिए अच्छे से और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। अब तो टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट हो गए होंगे जितना मैं जानता हूँ, ना हमने भी 10th करी थी तो जल्दी ही टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो बस तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार नए लेसन के साथ। नमस्कार। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.